एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17 ऑफ बीएनएस, जो कि हमें ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। सबसे पहला जो इसमें ऑफेंस हमें डिफाइन कर रखा है दैट इज थेफ्ट। ठीक है, सेक्शन नंबर 303 सबसेक्शन 1 सेज whoever intending to take dishonestly। सबसे पहला एलिमेंट क्या है कि डिसऑनेस्टली किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, किसी पर्सन की पोजेशन से हटाया गया है, उस पर्सन की कंसेंट के बगैर हटाया गया है, उस प्रॉपर्टी को मूव करता है। मूव करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप ले गए उठा करके तो हम उसे थेफ्ट मान लेंगे। अगर आपने डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, मान लीजिए मेरा फोन था और अगर आप डिसऑनेस्ट इंटेंशन से वो फोन को उठा करके, मेरे इस इंटेंशन से कि आप जो है उसको ले जाओगे, उठा करके फोन यहाँ रखा था, फोन अगर आपने यहाँ भी रख दिया उठा करके थेफ्ट करने के आशय से, तो ये माना जाएगा कि थेफ्ट हो गया है। ठीक है, एटलीस्ट अटेम्प्ट तो माना जाएगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू सच टेकिंग इज सेड टू कमिट थेफ्ट। तो इसमें जो आपको एलिमेंट्स ध्यान रखने हैं वो क्या है, आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, मेन एलिमेंट तो आपका यही है। ठीक है, आपने प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए, आपने प्रॉपर्टी मूव करी हो आउट ऑफ द पोजेशन और विदाउट द कंसेंट, विदाउट द कंसेंट होनी चाहिए। ये चीजें होनी चाहिए किसी भी पर्टिकुलर जो है चीज को थेफ्ट बनाने के लिए। ये तो हुआ थेफ्ट की बात। अब कह रहा है एक्सप्लेनेशन 1 सेज अ थिंग सो लॉन्ग एज इट इज अटैच्ड टू द अर्थ। जब तक मान लीजिए कोई पेड़ है, वो जब तक अटैच्ड है अर्थ में उसके रूट्स के साथ, तो इट इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी, इट इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। नॉट बीइंग अ मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। सीधी सीधी अगर ये इमूवेबल लिखते तो भी हमें समझ में आता बकायदा, लेकिन नहीं, इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट। तो वो जो पेड़ है वो सब्जेक्ट नहीं है थेफ्ट का। क्यों? क्योंकि भाई वो मूवेबल नहीं है ना। बट इट बिकम्स केपेबल ऑफ बीइंग द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट। लेकिन वो जो है तुरंत ही केपेबल हो जाएगा, यानी कि तुरंत ही मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगा जैसे कि उस ट्री, जैसे ही उस ट्री को हटाया गया अपनी जगह से, जैसे कि उसकी जड़ें उखाड़ी गई हैं, उसी तरीके तुरंत ही जो है वो थेफ्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो जैसे ही हटाया गया वैसे ही वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी। इसको ऐसे भी समझो कि पंखा लटका हुआ है अगर, ठीक है, आपके रूम में, तो ऊपर ऊपर देख रहे होगे, मुझे पता है। ठीक है, पंखा अगर आपके रूम में लटका हुआ है तो अभी क्या है कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है जब तक कि वो अटैच्ड है, लेकिन जैसे ही आपने उसको हटाया वहां से वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन गया। तो अब उसकी चोरी हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी नहीं हो सकती, लेकिन मूवेबल की तो हो सकती है ना। जब तक अर्थ में सीवियर था इट वाज ओके, इट वाज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसकी हम चोरी नहीं मानते, लेकिन जैसे हटा करके रखा गया दैट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी और उसकी चोरी हो सकती है। ठीक है, एज सून एज इट इज सीवियर्ड वैसे ही जो है उसको हम थेफ्ट का सब्जेक्ट मान लेंगे। Explanation 2 says a moving affected by the same act which affects the severance may be a theft। भाई आपने एक मूविंग इफेक्ट दे दिया ना, आपने मेरा फोन उठा करके इधर से इधर रखा ना, आपने मूविंग इफेक्ट कॉज किया ना उसे, तो वो थेफ्ट हो गया। एक्सप्लेनेशन में ये भी बताया गया। ठीक है, a person is said to cause a thing to move by removing an obstacle which prevented it from moving। जैसे मान लीजिए किसी की नाव थी, खूंटी से बंधी हुई होती है ना, वो खूंटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब देख लेना क्या बोलते हैं, मुझे इतना वो नहीं है। जिस भी चीज से वो बंधी हुई होती है वो मान लीजिए जब किनारे पर है तो किसी चीज से बंधी हुई है, अब वो बंधी हुई है और अभी वो थेफ्ट का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आपने, ये एक ऑब्स्टिकल हो गया ना, जो बंदा चोरी करने गया या उसके लिए ऑब्स्टिकल हो गया, मैं बंधी हुई है कैसे। अब जैसे ही उसने वो ऑब्स्टिकल को रिमूव करना शुरू किया है, थेफ्ट हो गया। जैसे ही आपने ऑब्स्टिकल को रिमूव किया है विच प्रिवेंटेड इट फ्रॉम मूविंग, भाई बंधी हुई थी तो नाव तैर थोड़ी कर रही थी, तब तक तो वो मूव नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे ही आपने वो ऑब्स्टिकल रिमूव किया और उसको सेपरेट किया किसी दूसरी चीज से एज वेल एज बाय एक्चुअली मूविंग इट, तो फिर तो है हम मान लेंगे कि आपने उस पर्टिकुलर चीज को मूव किया। यहाँ पे उन्होंने बताया ना कि हम कब मानेंगे कि किसी पर्टिकुलर चीज को मूव किया हुआ है, तो ये उसका एग्जांपल था कि हम ऐसे मान लेंगे कि आपने उस पर्टिकुलर चीज को मूव किया। एक्सप्लेनेशन 4 सेज अ पर्सन हु बाय एनी मींस कॉजेज एन एनिमल टू मूव। आपने किसी एनिमल को भी मान लीजिए मूव किया, मान लीजिए कि कोई डॉग था, वो आराम से, स्ट्रीट डॉग था, आराम से सोया हुआ था, आपने उसके ऊपर पत्थर मारा, अब भाई वो पत्थर मारा तो एकदम से वो चौंक गया या कुछ भी वो अपनी जगह से वो हिला, तो उसको हम मानेंगे कि आपने उसको पर्टिकुलर एनिमल को मूव किया, सेट टू मूव दैट एनिमल एंड टू मूव एवरीथिंग व्हिच इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मोशन सो कॉज्ड इज मूव्ड बाय दैट एनिमल। ठीक है, तो और उसके मान लीजिए कि उसके कॉन्सिक्वेंस में उस एनिमल को मूव करने के उसमें आपने अगर किसी और चीज को भी मूव कर दिया, उस
पत्थर मारा तो मान लीजिए पानी पड़ा था, उसमें पत्थर चला गया, आपका ये डॉग आपका चौंक गया, ये सारी चीजें, तो कहा जाएगा कि आपने पर्टिकुलर चीजों को मूव किया है, ठीक है, मोशन उसमें कॉज किया है बेसिकली, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 5 सेज द कंसेंट मेंशन्ड इन दिस सेक्शन, जो कंसेंट ऊपर बता रखी है ना कि विदाउट द कंसेंट, कंसेंट जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है, एंड मे बी गिवन ईदर बाय द पर्सन इन पोजेशन or by person, any person having for that purpose authority either express or implied। कह रहा है या तो जिस पर्सन की पोजेशन में थी उसकी कंसेंट, या फिर कोई दूसरा पर्सन जिसके पर्टिकुलर, जिसके पास बेसिकली हो सकती थी वो प्रॉपर्टी, जिसकी अथॉरिटी के अंदर वो प्रॉपर्टी हो सकती थी वहां से, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने अपनी घड़ी दी, ठीक है, बनने के लिए, उसमें सेल की कमी थी या कुछ भी थी, टूट गई थी, मैंने अपनी घड़ी दी किसी को, ठीक है। अब अगर वहां से भी भाई उसको जिस शॉप पे मैं अपनी घड़ी देकर के आई हूँ, अगर वहां से चोरी हुई है तो वहां वो भी चोरी ही मानी जाएगी, वो कुछ अलग नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं उसकी अथॉरिटी थी उस वक्त, उसके पोजेशन में मेरी पर्टिकुलर घड़ी थी, और उस पर्टिकुलर घड़ी का अथॉरिटी उस वक्त उस बंदे के पास था। इस वजह से ये कह रहा है कि वो भी अथॉरिटी मानी जाएगी, चाहे एक्सप्रेस हो चाहे इम्प्लाइड कंसेंट हो। आपका इलस्ट्रेशन देखो क्या कह रहा है, ए कट्स डाउन अ ट्री ऑन जेड्स ग्राउंड, ए ने जो है ट्री को काटा विद द इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्टली टेकिंग द ट्री, और क्या उसका इंटेंशन था कि वो ले जाएगा ऑफ जेड्स पोजेशन विदाउट जेड्स कंसेंट, उसके जो है ग्राउंड पे गिराया और उसका ये इंटेंशन था कि पेड़ लेकर के चला जाएगा बगैर जेड के कंसेंट के। हियर एज सून एज ए हैज सीवियर्ड द ट्री इन ऑर्डर टू सच टेकिंग, जैसे ही उसने एक चलाया, सीवियर करने की कोशिश करी, वहां से जो है उसका थेफ्ट तुरंत से कमिट हो गया, ठीक है। अब ये देखो, ए पुट्स अ बेट फॉर डॉग्स इन हिज पॉकेट एंड दस इंड्यूसेस जेड्स डॉग्स टू फॉलो इट। ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें एक इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, ये वाला देखो, हाँ ये भी कभी कभी पूछा जाता है। ए मीट्स अ बुलक कैरिंग अ बॉक्स ऑफ ट्रेजर, ठीक है, एक बुलक थी, वहां पर जो है उसमें जो है क्या था, एक ट्रेजर का बॉक्स है, हीरे जवाहरात होंगे उसमें। ही ड्राइव्स द बुलक इन सर्टेन डायरेक्शन, उसने देखा कह रहे वाह मतलब मेरी तो चांदी हो गई, और वो सर्टेन डायरेक्शन में उसको लेकर के निकल गया इन ऑर्डर टू कि वो डिसऑनेस्टली उस पर्टिकुलर ट्रेजर को ले लेगा। एज सून एज द बुलक, जिस समय उसके दिमाग में ये इंटेंशन है, जिस समय उसने उसको चलाना शुरू किया है, उसने थेफ्ट कमिट कर दिया है ट्रेजर का, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब ये देखो, यही मैं आपको बता रही थी, ए फाइंड्स अ रिंग बिलोंगिंग टू जेड ऑन अ टेबल, ठीक है, इन द हाउस। ये वाले जो दो है ना, इसको मैं आप लोगों को बाद में जब हम लोग क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पढ़ेंगे ना, तब ये ध्यान रखना, डी और ई तब मैं पढ़ाऊंगी, तब ये ज्यादा सही से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर ही बता रहा है ना क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम लोग क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पढ़ेंगे, उसको क्या बोलता है, एक रिंग मिलता है जेड की टेबल पे, ठीक है। Here the ring is in Z's possession and if A dishonestly removes it, जैसे मैंने आपको बताया ना कि फोन मान लीजिए मेरे पोजेशन में था, आपने जो है आंखों से बचा करके, मेरी आंखों से बच करके उसको उठाने के मतलब ले जाने के आशय से आपने एक फोन को उठा करके, जैसे मान लीजिए आपने फोन को उठाया, किसी पर्दे के पीछे रख दिया कि मतलब मेरे तो ध्यान से निकल जाएगा, और आप जब जाते हुए उसको लेके चलते बनोगे, तो अगर इस तरीके की कोई चीज हुआ है तो वो थेफ्ट की कैटेगरी में आएगा। तो वही कह रहा है, हियर द रिंग इज इन जेड्स पोजेशन एंड इफ ए डिसऑनेस्टली अगर उसको रिमूव कर रहा है तो ए ने यहाँ पर थेफ्ट कमिट किया है, ठीक है। ये देखो, इफ ए ओज मनी टू जेड फॉर रिपेयरिंग द वॉच, अगर ए जो है मनी ओ कर रहा है जेड को, ठीक है, मतलब उसको कुछ पैसा देना है जेड को घड़ी को रिपेयर करने के लिए, एंड इफ जेड रिटेन्स द वॉच लॉफुली एज अ सिक्योरिटी फॉर द डेब्ट। भाई मान लीजिए 500 रुपए की घड़ी रिपेयर होनी थी, अब मैंने अगर घड़ी रिपेयर कराई है तो मुझे जेड को पैसा देना पड़ेगा ना, ये 500 रुपए। अब अगर मैं सिक्योर, मैं उसको मान लूँ, मैं कह रही मैं 500 रुपए नहीं दूंगी, तो मुझे मेरी घड़ी वापस करो, तो उसका पूरा राइट है कि वो मुझे घड़ी ना वापस करे, क्योंकि भाई उसने रिपेयर करने के लिए वही कमा रहा है वो उससे। अब अगर आप उससे कहोगे तुम फ्री में रिपेयर करके दोगे तो नहीं देगा ना फ्री में रिपेयर करके। तो वही कह रहा है कि अगर यहाँ पर जेड अगर रिटेन कर रहा है अपनी उसकी वॉच एक ही लॉफुली एज अ सिक्योरिटी कि अब मेरा 500 रुपए चुकता करो, घड़ी लेके जाओ, एंड ए टेक्स अ वॉच आउट ऑफ जेड्स पोजेशन, और यहाँ पर ए ने क्या किया, ए जो है उसके पोजेशन से लेकर के चला गया उस घड़ी को विद द इंटेंशन ऑफ डिप्राइविंग जेड ऑफ द प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी। भले ही यहाँ पर जो है ओनर, ध्यान रखना पोजेशन की बात हो रही है, भले ही यहाँ पर ओनरशिप ए की थी, लेकिन फिर भी वो इस अनलॉफुल तरीके से जेड के पास से घड़ी नहीं लेकर के जा सकता जब तक कि वो उसका डेट ना चुका दे, ठीक है। विद द इंटेंशन क्या उसने कि वो प्रॉपर्टीज उसको डिप्राइव कर सके एज अ सिक्योरिटी फॉर हिज डेट, और यहाँ पर उसने थेफ्ट कमिट किया है। क्यों? क्योंकि वो डिसऑनेस्टली उस प्रॉपर्टी को वहां से लेकर के गया। ये देखो,
अगेन इफ ए हैविंग पॉन्ड हिज वॉच, पॉन्ड किया मतलब कि उसको दिया है कि आप रखो अपने पास, और टेक्स इट आउट, और जो है जेड के मतलब बेसिकली गिरवी रखा, पॉन्ड का मतलब होता है गिरवी रखना। अब क्या किया, उसके पोजेशन से घड़ी लेकर के गया बगैर जेड के कंसेंट के, नॉट हैविंग पेड व्हाट ही बोरोड ऑन द वॉच। भाई गिरवी अगर आपने सामान रखा है तो आपने किसी पैसे के लिए रखा होगा ना, अगर आप अपनी घड़ी लेकर के जा रहे हो तो पैसा देकर के जाओ, पैसा आपने दिया नहीं, आप पैसे लेकर के चलते बने, तो यहाँ पर उसने थेफ्ट कमिट किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो प्रॉपर्टी उसकी थी, दो द वॉच इन हिज ओन प्रॉपर्टी, कि उसकी खुद की प्रॉपर्टी थी, लेकिन ये जब तक उसने डिसऑनेस्टली किया है तो ये थेफ्ट कैटेगरी में आएगा। ये बात ध्यान रखना है। कुछ इलस्ट्रेशन है जो आपको सारे के सारे पढ़ने, अब यहाँ पर जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन थे ना वो मैंने आपके कवर कर दिया। अब अगर आप जो इलस्ट्रेशन पढ़ोगे वो आपके लिए आसान होंगे। ये वाले जो इलस्ट्रेशन है, ये डी और ई, इसको मत पढ़ना, इसको मैं जब हम लोग वो पढ़ेंगे ना क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, इसमें क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का भी है, ये वाला भी मत पढ़ना, इसको भी मैं आप लोगों को बाद में जब हम लोग ये वाले टॉपिक जब हम लोग कवर करेंगे ना तब हम लोग पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि आपको थेफ्ट वाले पढ़ने हैं, ठीक है। जी वाला भी छोड़ देना, पता नहीं क्यों यहाँ मैं कर देती हूँ, मैं इसको भी फिलहाल के लिए छोड़ देना, ठीक है। डी छोड़ देना, ई छोड़ देना और जी छोड़ देना। बाकी जब हम ये वाले टॉपिक पढ़ेंगे तब ये ज्यादा आसानी से समझ में आएंगे। अभी अगर मैं समझाने जाऊंगी तो आपका पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने ये टॉपिक जो है थेफ्ट वाला एटलीस्ट कवर कर लिया, और आपको एज इट इज ऐसे ही लिख के आना होता है अपने मेंस में, ठीक है। मतलब थोड़ी बहुत आप अपनी लैंग्वेज डाल सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि बेराक की लैंग्वेज एटलीस्ट कीवर्ड्स, जैसे ये हमारे कीवर्ड्स है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन हो गया आपका, मूवेबल प्रॉपर्टी है, आपने प्रॉपर्टी मूव करी है किसी बंदे के पोजेशन से और उसकी कंसेंट के बगैर करी, तो ये आपके ऐसे एलिमेंट्स हैं जिससे आप मिस नहीं कर सकते, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को थेफ्ट वाला टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।